नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो अगले साल लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एनडीटीवी और लोकनीति सीएसडीएस ने एक सर्वे किया, जो कि 19 राज्यों के 71 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर किया गया। हमने सभी वर्गों के करीब 7,000 लोगों से बात की। सर्वे 10 से 19 मई 2023 के बीच यहां पर किया गया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि अगर आज चुनाव हुए तो कौन होगा उनका पसंदीदा प्रधानमंत्री। जवाब देखिए, यहां पर जो जवाब सामने आया उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 43% लोगों की पसंद रही, राहुल गांधी 27%, ममता बनर्जी 4%, अरविंद केजरीवाल भी 4%, अखिलेश यादव 3%, नीतीश कुमार 1% और अन्य यानी 18%। तो यहाँ ये जानना जरूरी है, ये जो सर्वे किया गया उनसे पूछा गया कि आज अगर ये चुनाव हुए तो किसको कितना प्रतिशत, यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं 2019 और 23 का आंकड़ा। पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन अगर पूछा गया तो यहाँ पर 2019 में जहां 44% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वहीं 2023 में 43%, यानी सिर्फ 1% का अंतर 2019 और 2023 को अगर देखें। वहीं राहुल गांधी की अगर बात करें तो 2019 में जहां 24% लोगों के वो पसंद थे, वो बढ़कर 27% हुआ। लेकिन दौड़ में अभी भी प्रधानमंत्री मोदी से पीछे राहुल गांधी यहां दिख रहे हैं। चैलेंजर का पूछा गया कि कौन है यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का 2024 में चैलेंजर। तो यहां पर राहुल गांधी को 34% लोगों ने कहा, अरविंद केजरीवाल को 11%, अखिलेश यादव को 5%, ममता बनर्जी 4%, अन्य विपक्षी नेता 25%, कोई नहीं, कुछ लोगों का कहना था कि कोई भी नहीं, तो 9% वो संख्या है, और कुछ लोगों का कहना था कि पता नहीं, जिनकी संख्या है 12%। और सरकार के कामकाज के बारे में जब उनसे पूछा गया कि केंद्र सरकार का जो काम है वो कैसा लग रहा है, कैसा है केंद्र सरकार का काम, लोगों की क्या राय है, उस पर आपको हम दिखा रहे हैं यह आंकड़ा, जिसमें लिखा है कि 17% लोग केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, 38% का कहना है कि वो थोड़े संतुष्ट हैं, और 19% लोग हैं जो कह रहे हैं थोड़े असंतुष्ट हैं, 21% का कहना है कि एकदम असंतुष्ट हैं, और 5% लोग ऐसे जिनका कहना है कि पता नहीं। और जब सर्वे में ये पूछा गया कि मोदी सरकार का विकास को लेकर कामकाज कैसा है, तो 47% लोगों ने कहा कि अच्छा है, 8% लोगों ने माना कि औसत है, 40% लोगों का कहना है कि बुरा है, और 5% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि पता नहीं। भ्रष्टाचार का सवाल जब पूछा गया, भ्रष्टाचार रोकने में केंद्र सरकार का काम कैसा है, मोदी सरकार का काम कैसा है, इस पर 41% लोगों ने कहा कि अच्छा है, औसत ने कहा कि 8% लोग जो हैं औसत बताया उन्होंने, और 45% लोग हैं जिनका कहना है कि बुरा है, वहीं 6% ऐसे लोग हैं जिनका जवाब था कि पता नहीं। तो एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी नहीं आएगी, जो सर्वे किया गया, जो लोगों का जवाब था वो आपको हम बता रहे हैं। इसमें 43% लोगों का मानना है कि यस, उनका जवाब था हाँ, 38% का कहना है नहीं, और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया वो आंकड़ा है 18%। 2019 के आंकड़ों से आपने इसकी तुलना की और ये साफ दिखाई पड़ता, और अगर हम पीछे भी अगर के आंकड़ों को भी अगर देखते, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं है। भले ही बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार जाए, इसके पहले हिमाचल का चुनाव बीजेपी हार गई, लेकिन प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी गिर नहीं रही है। जिस बात का जिक्र आपने किया दर्शकों के बीच के लिए, वो जरूरी है बताना। कई बार ऐसे सर्वेक्षण आते हैं जो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी 80s में है, 85%, 90%। सवाल पूछने में अंतर है। हम नाम नहीं देते, हम लिस्ट नहीं देते जिनमें लोग चुनते हैं। ये 43% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, 27% अपने आप, 27% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। तो ये पूछने का तरीका अलग है। लेकिन वापस आता हूं आपकी बात पर, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं दिखाई पड़ती 9 साल उनके प्रधानमंत्री रहने के बावजूद। जी, मनीषा प्रियम जी, आपका क्या असेसमेंट है?
नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 1% का इधर उधर होना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे था। और जब कारणों को अगर आप देखिएगा तो दो चीजें, विकास को 20% और नीतियों को यदि जोड़ दीजिए तो ज्यादा लोग एक ठोस कारण से उस प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को। 20 और 11 अगर जोड़ दो 30-31% जो है उसके पास एक कारण भी है कि क्यों पसंद करते हैं। और ये कारण कोई करिश्मा नहीं है, विकास है, अच्छा बोलते हैं, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक्स गुड पॉलिटिकल लीडर के हो सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे और आंकड़ों पर, लेकिन इन आंकड़ों से तो बहुत साफ दिखता है अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी के पॉपुलैरिटी के करीब है, हालांकि फासला बहुत बड़ा है, तो राहुल गांधी हैं। और जो दूसरा सवाल है कि किसे जनता प्रधानमंत्री मोदी के चैलेंजर के रूप में देखती है, उसमें भी जवाब राहुल गांधी है। स्पष्ट जवाब है 34%। दूसरे नेता उनके कहीं भी करीब खड़े दिखाई नहीं पड़ते। संदेश बहुत साफ है, राहुल गांधी इज सीन एज द बिगेस्ट चैलेंजर टू मोदी। जी, तो मोदी की लोकप्रियता 43% पर है। राहुल गांधी मुख्य रूप से उनको चुनौती दे सकते हैं, ऐसा 34% लोग मानते हैं। लेकिन फासला बहुत बड़ा है। क्योंकि हम जिन दो सवालों की आप तुलना कर रहे हैं वो अलग अलग सवाल हैं। आप तुलना करें 43 और 27 से, वहां पे फासला अभी भी बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पॉपुलर है, सेकेंड पॉपुलर राहुल गांधी, लेकिन दोनों की पॉपुलैरिटी में फासला अभी भी काफी लंबा है। अदिति जी, आपका क्या विश्लेषण है? तो मुझे लगता है कि अगर हम पूरे देश की छवि देखें तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी। ये तो आपके सर्वे से ही दिख रहा है। सर्वे साफ साफ बता रहा है कि मोदी को भले ही वो फासला बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी मेन चैलेंजर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। अगर वो चुनाव लड़ पाए तो मान लीजिए कि चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, फिर भी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नेता तो माना जाएगा उनको। भ्रष्टाचार रोकने पे में सरकार का कामकाज आपको कैसा लगा? क्या लगता है कि सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब रही है? डिवाइडेड ओपिनियन है इसमें भी, लेकिन ये डिवीजन सरकार की ओर नहीं है। आप देखिए, सरकार, ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार का कामकाज इस विषय पर भी अच्छा वो नहीं मानते। 41% लोग कहते हैं। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो एक कॉशन है कि क्या इससे ये मान लिया जाए कि सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, इस सवाल से नहीं इन्फर कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता वोट बहुत कम देती है। वो कितना है अगर आप परसेंट बताना चाहें? 5-7% लोग ऐसा है जो कहते हैं कि किस मुद्दे पर उनका वोट पड़ेगा। मतलब करप्शन, लोगों का परसेप्शन ये है कि स्थिति बुरी हुई है, काम सरकार ने ठीक नहीं किया है, 45% ज्यादा है, लेकिन चुनाव में इसका वोटिंग पर असर 5% क्वेश्चन ये है कि इसका सीधा सीधा इन्फ्रेंस यह ना निकालें कि चूंकि सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने में नाकामयाब रही है, इसी के लिए सरकार का तख्ता पलट करने के लिए जनता ये महत्वपूर्ण बात है। संजय सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों ने ये समझा है कि ठीक है काम बुरा है ये है, लेकिन अब लोगों ने भ्रष्टाचार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया? उसमें ये तो है ही। जो क्या मुझे जो समझ में आता है कि जैसे इनका 17 स्टेट में है ना संजय जी, 19 स्टेट में है, 19 स्टेट में है, और मतलब काफी सारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में बटा हुआ है। 71। अब रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है तो हर क्लास के लोग आए हैं। उसमें ये डिस्टिंक्शन कि मोदी सरकार का केंद्र में भ्रष्टाचार, मोदी सरकार के मतलब स्टेट में जाकर के आयाम काफी कम हो जाते हैं डिलीवरी में, पब्लिक डिलीवरी में। वहां जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो डिस्टिंक्शन वहां के लोग या पर्टिकुलर जिससे पूछा गया वो कितना डिस्टिंक्शन कर पा रहा है। पर आपको नहीं लगता है उन्होंने किया होगा? अब तक सर्वे में लग रहा है कि वो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। मुश्किल होता है संकेत, बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप केरल में बैठे हो किसी को पूछेंगे, या कहीं किसी और जगह आप मान लीजिए तमिलनाडु में किसी को पूछेंगे, और हमें आप ही अभी अगर यहाँ बताइएगा कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना भ्रष्टाचार में आपको इम्पैक्ट करती है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। स्टेट वाला आप सारे कुछ बता देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट तो खैर सेंट्रल का है, बाकी 1000 चीजें आप बता देंगे। तो भ्रष्टाचार लोअर ब्यूरोक्रेसी में डिजिटाइजेशन से काफी हद तक मिनिमाइज हुई हैं ये चीजें।
आज प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों देशों की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया के संबंध T20 मोड में आ गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जीवित पुल है। द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच अगले दशक में अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात यहां की गई। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। Prime Minister Modi and I are pleased to have just witnessed the exchange of the Australia-India Migration and Mobility Partnership Agreement. This arrangement will promote the exchange of students, graduates, researchers and business people, expand our people-to-people ties and enhance cooperation in preventing people smuggling. Renewable energy was once again a focus and an important topic in our discussions, and I'm pleased that we have just witnessed the signing of the terms of reference of the Australia-India Green Hydrogen Task Force. और इसके पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी उनके साथ रहे। Prime Minister Modi is the boss. खचाखच भरे ओलंपिक स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जैसे ही ये कहा, स्टेडियम में जमा हजारों भारतीयों का उत्साह दोगुना हो गया। सिडनी में पीएम मोदी के संबोधन के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया से भारतीय मूल के लोग जुटे। पीएम मोदी ने अपना 2014 का वादा याद दिलाया। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं।
और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ से कुछ अधिक है। यहाँ करीब 8 लाख भारतीय बसते हैं। पीएम मोदी का संबोधन सुनने के लिए कोने कोने से लोग आए। पीएम मोदी ने ब्रिस्बेन में कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान किया। साथियों, जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत संबंधों की बात हो और क्रिकेट की बात न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। विकसित भारत के सपने की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबसे युवा प्रतिभा भारत में है और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये भी जोड़ा कि दोनों देशों की डिग्रियों को मान्यता देने की बात हो रही है। भारत माता की। सिडनी में आयोजित पीएम मोदी के इस भव्य समारोह ने 2014 में अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर और 2019 के हाउडी मोदी प्रोग्राम की याद दिला दी। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर में G20 बैठक का आज अंतिम दिन है। G20 की सफलता देख पाकिस्तान यहां पर बौखला गया है। उसने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है। हालांकि इसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने उस पर कैसे पलटवार किया, वो भी सुनते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, जरूरी चीजों का इंतजाम करना चाहिए। नागरिक सुविधाएं वहां बहाल हो, यह आवश्यक है। भारत इन सब चीजों को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गया है। तो ये मौका था G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का। बहरहाल श्रीनगर में इस सम्मेलन के दौरान कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भारत का पूरा जोर है। पर्यटन पर G20 वर्किंग ग्रुप के शेरपा अमिताभ कांत से बात की हमारे सहयोगी नीता शर्मा ने। हमारे साथ G20 के शेरपा मिस्टर अमिताभ कांत हैं। सर, आप यहाँ पर कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हाई वैल्यू टूरिज्म के बारे में भी चर्चा हो रही है, तो क्या क्या पोटेंशियल है हाई वैल्यू टूरिज्म का? देखिए, जो पोटेंशियल कश्मीर में है वो कहीं नहीं है। मैं कई बार डेवोस जा चुका हूँ, ये डेवोस से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये डेस्टिनेशन क्योंकि मेरे विचार से प्राइवेट टूरिज्म एक प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी है। आपके यहाँ रिजॉर्ट्स कम हैं, ज़्यादा रिजॉर्ट्स हाई वैल्यू के रिजॉर्ट्स होने चाहिए। अभी जाकर ताज यहाँ आया है, 4-5 अच्छे रिजॉर्ट्स हैं। और गवर्नमेंट का जो काम होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, डेस्टिनेशन का प्रमोशन, पर प्राइवेट सेक्टर को आना। और जो नए डेस्टिनेशन बन रहे हैं उसमें मास्टर प्लानिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि ओवर कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना चाहिए कहीं पे, और उसको वेल प्लान्ड रखना चाहिए ऐसा हाई वैल्यू डेस्टिनेशन। तो मेरे विचार से कश्मीर में ये इसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हो सकता है और सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन टूरिज्म सेक्टर से बन के निकलेंगी। और इसके लिए जो गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है ये आगे इसको टूरिज्म ले जाएगा। और G20 में भी यही चर्चा जो हुई है, सस्टेनेबल टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, टूरिज्म एज अ जॉब क्रिएटर, और ये बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ रहा है। और कश्मीर को कैसे एक फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करें, तो बहुत बढ़िया चर्चा रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की जैसे बात होती है, बिकॉज फिल्म अगर इंटरनेशनल फिल्म फिटर्निटी आएगी तो उन्हें सिंगल विंडो क्लियरेंस ही होगा, तो उसके ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है? यही बात हुई कि जो भी फिल्म बनाने आया, देखिए कश्मीर में तो
इस समय करीब 370 फिल्में OTT प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ फिल्म बना रहे हैं। तो यहाँ तो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो रहा है, खटाखट दिए जा रही हैं और ये लोग जाकर फिल्म कर रहे हैं। इससे अच्छा फिल्मिंग डेस्टिनेशन तो हो नहीं सकता। ये सारे फिल्म प्रोड्यूसर जो स्विट्जरलैंड जाते हैं, ये सारे के सारे कश्मीर अब आने लग गए हैं। तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। विदेश में जाकर ऐसी सुंदरता तो कहीं नहीं मिलेगी। दल लेक की, गुलमर्ग की, पहलगांव की, सोनमर्ग की, ये सुंदरता कहाँ मिलेगी? ये तो डेवोस से भी 10 गुना ज्यादा सुंदरता है। लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ी चर्चा की जा रही है कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जो है कई कंट्रीज का बहुत लो है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो G20 मीट स्पेशली जो कश्मीर में हो रही है। देखिए, बहुत बड़ी गैदरिंग है। इससे बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई। 61 पार्टिसिपेंट्स हैं। 29 कंट्रीज में से केवल चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी सारी देश के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। 2-3 देशों के प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स आए, क्योंकि टूरिज्म एक प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी है। उनके टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स भी आए, पर सारे देश यहाँ रिप्रेजेंटेड हैं, केवल चाइना नहीं रिप्रेजेंटेड। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबियों के घर ईडी का छापा डाला गया है। अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी ने छापा मारा है। संजय सिंह ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। और इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये छापेमारी किस चीज को लेकर हो रही है? अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के बारे में भी बताएं। देखिए, ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि इतना जरूर मालूम चला है कि ईडी की टीम जो संजय, जो आम आदमी पार्टी के जो MP हैं, उनके जो करीबी हैं अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा और विवेक, इनके घरों में इनके जो ठिकाने हैं वहां पर आज सुबह पहुंची है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि क्या ये छापेमारी है और अगर छापेमारी हो रही है तो किस केस में हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उनके जो ठिकाने हैं वहां पर रेड चल रही है। लेकिन अब तक ईडी ने साफ नहीं किया है कि ये मामला कौन सा है, किस मामले में ईडी की टीम इनके ठिकानों पर पहुंची है। अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार को लेकर, जो दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी 2021-22 है, उसको लेकर जरूर मामला दर्ज किया था ईडी ने, मनी लॉन्ड्रिंग का। और उस मामले में ईडी चार्जशीट कोर्ट में दायर कर चुकी है। उस चार्जशीट में जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका नाम भी सामने आया था। और इसी चार्जशीट में जो आम आदमी पार्टी के MP हैं संजय सिंह, उनका भी नाम सामने आया था। और उसमें ये कहा गया था कि दिनेश अरोड़ा से संजय ने मुलाकात की है, कुछ और लोगों से मीटिंग की थी। लेकिन जो उनके सहयोगी हैं उनका इस मामले में क्या रोल है अभी साफ नहीं है। तो क्या ये छापेमारी? अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा क्या काम करते हैं, इनकी पृष्ठभूमि ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लोग जुड़े हुए हैं, उनके बेहद करीबी हैं और उन्हीं के साथ ये काम करते हैं। इस तरह से कहें कि उनके बेहद करीबी हैं। हालांकि एग्जैक्टली किसका क्या काम है ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत ही करीबी हैं संजय सिंह के तीनों जो लोग हैं, चाहे वो विवेक हों, अजीत त्यागी हों या सर्वेश मिश्रा हों, तीनों बेहद करीबी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक ईडी ने साफ नहीं किया है कि क्या ये छापेमारी या जो ईडी की टीम पहुंची है, क्या वो आबकारी पॉलिसी मामले को लेकर गई है या ये कुछ और मामला है। तो इसको लेकर अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी मिले। लेकिन फिलहाल सुबह 7 बजे ईडी की टीम इनके ठिकानों पर पहुंच गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके करीबी हैं अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, उनके घर पर ईडी ने छापा मारा है। संजय सिंह इस वक्त मुंबई के दौरे पर हैं और इस छापे की जानकारी खुद संजय सिंह ने ट्वीट कर दी है। और अब बात करते हैं व्हाट्सएप के नए फीचर की। व्हाट्सएप अब मैसेज एडिट फीचर लेकर आया है। मैसेज भेजने के बाद भी आप उसे कैसे एडिट कर सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा हो और भेजते ही आपको एक बहुत बड़ी गलती नजर आई हो, लेकिन आप उसको बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते और एकदम शर्मिंदा रह जाते हैं? अगर आपके साथ ऐसा फिर कभी हो तो घबराइए मत। व्हाट्सएप एक नया एडिटिंग फीचर लाया है जो आपको कोई भी मैसेज भेजने के 15 मिनट बाद तक उसको ठीक करने की अनुमति देता है। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको बस मैसेज को दबाना है और मेन्यू में से एडिट ऑप्शन को चूज करना है।
रेसिपिएंट को ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या बदला है, पर उन्हें एक नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी जिससे पता चलेगा कि ये मैसेज एडिटेड है। अब अगर आपसे कोई गलती हो या फिर मैसेज अधूरा रह जाए, इस फीचर की मदद से आपका काम आसान हो जाएगा। अभी ये फीचर कुछ यूजर्स के लिए अवेलेबल है, पर कुछ ही हफ्तों में आप सब इसका फ़ायदा ले सकेंगे।